हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्याएं। ग्रामीण समुदाय, अधिकांश देशों में ग्रामीण समुदाय का जीवन काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ देखने को मिलता है। कुछ विकसित देशों में ग्रामीण समुदाय की समस्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भारत और एशिया में अनेक ऐसे देश हैं जो दूसरों देशों में या दूसरों देशों की अपेक्षा ग्रामीण समुदाय की समस्याएं निम्न कोटि की हैं या यूँ कह लें अधिक हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण समुदाय की है निर्धनता तथा बेरोजगारी। ये पहली समस्या है। निर्धनता, गरीबी, और गरीबी इस समुदाय की, जो निर्धनता तथा बेरोजगारी, ये इस समुदाय की पहली विशेषता है ग्रामीण समुदाय की। इसमें परंपरागत जीवन के कारण अधिकांश ग्रामीण अपनी आय का समुचित उपयोग नहीं कर पाते और उसकी आय के साधन भी बहुत सीमित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इस समुदाय का जीवन अभावग्रस्त होता है। अधिकांश ग्रामीण खेती या खेती से जुड़ी जो व्यापार हैं, जैसे दस्तकारी है, पशुपालन है, ऐसे व्यवसायों से आजीविका उपार्जित करने का प्रयास करते हैं अथवा करते हैं। कहने का मतलब है, और जिसके कारण वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते। निर्धनता, ग्रामीण का जीवन कष्टमय होता है। और निर्धनता क्यों होती है? फसलें खेतों में लगाए गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, किसान गरीब हो जाएगा, क्योंकि वह सारी पूंजी को लगाकर खेतों में खेती करता है और जैसे ही फसलें तैयार होती हैं, प्राकृतिक आपदा, पत्थर पड़ जाते हैं, अधिक बरसात हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है और वह गरीब हो जाता है। और ये परंपरागत साधनों पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ग्रामीण समुदाय के अधिकांश लोग जो है बेरोजगार होते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट आता है आपका ऋणग्रस्तता, कर्ज। खेती करने के लिए हम समय समय पर ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, चाहे वह साहूकारों से, चाहे विभिन्न प्रकार की ऋण देने वाली शाखाओं से, और वह ऋण लेकर हम खेती का कार्य करते हैं। लेकिन जब खेती करना प्रारंभ होता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह फसलें जब नष्ट हो जाती हैं, खेतों में लगाई गई फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो हम अपने ऋण को चुकता नहीं कर पाते, ऋण की भरपाई नहीं कर पाते, क्योंकि फसलें हमारी नष्ट हो जाती हैं। उसी फसलों से ही, फसलों के उत्पादन से ही हम उस जो उत्पादित की गई वस्तु है, जो अनाज है, उसे बेचकर ही उस ऋणग्रस्त का ऋण को भरना था, अदायगी करना था, और फसलें नष्ट हो गई, जिससे वो ऋण नहीं भरा गया, यह कर्ज बना रहता है। अगला है सामाजिक आर्थिक शोषण। सामाजिक आर्थिक शोषण, गांव में प्रभावी लोग द्वारा निर्धन ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक शोषण आज भी किया जाता है। जो प्रभावी व्यक्ति, वह मौके का फायदा लेकर ऐसे मजदूरों को कम मजदूरी पर कार्य कराते हैं, जिससे उनका क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक दोनों शोषण होता है। अधिक समय तक काम लेना और कम मजदूरी देना, यह जो है ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है। ये एक समस्या है। और भारतीय समाज में इस तरह का शोषण दलित जातियों के जीवन में सबसे अधिक है। जो दलित जातियां हैं, और इस तरह के शोषण को रोकने के लिए कानून अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। गवर्नमेंट ने तो इनके सामाजिक आर्थिक शोषण को रोकने के लिए
नियम तो बनाए हैं, लेकिन धरातल पर उसे लागू करना अभी काफ़ी दूर है। अगला आता है ग्रामीण गुटबंदी। ग्रामीण गुटबंदी में इस समुदाय की एक अन्य समस्या है। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्वार्थों के कारण जैसे जैसे ग्रामीण गुटबंदी बढ़ती जा रही है और सामान्य ग्रामीणों पर बाहुबली लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ ग्रामीण गुटबंदी किसान तो है, ग्रामीण तो है, लेकिन वह ये देखता है कि कौन सी सरकार हम किसानों को अच्छी राहत दे सकती है। हमारे फसलों को, जो हम फसल पैदा करते हैं, ग्रामीण समुदाय जो हम ग्रामीण में रहते हैं, हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी योजनाएं लागू कर सकती हैं, कौन हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य कर सकती है, जो समाज में अच्छा जीवन स्तर लाने के लिए हमारे लिए कार्य कर सकती है। ऐसे लोगों का चुनाव करने के लिए ग्रामीणों में गुटबंदी हो जाती है। अगला पॉइंट आता है और वह है कृषि भूमि से पृथकता। कृषि भूमि से पृथकता एक ऐसी समस्या है जो आज ग्रामीण समुदाय के एक बड़े हिस्से में देखने को मिलती है। अधिकांश ग्रामीणों के खेत बहुत छोटे होने के कारण उससे पर्याप्त उपज उनकी फसल का नहीं मिल पाता, या यूँ कह लें कि उस खेतों से आजीविका के लिए काफ़ी नहीं है। जो खेत, चूँकि किसान तो हैं, लेकिन खेतों का आकार बहुत छोटा है और जिस हिसाब से उनके पास परिवार, उस हिसाब से उनके पास खेत नहीं है। उससे जो फसलें पैदा होती हैं वह आजीविका का साधन जो है वह उनके परिवार के भरण पोषण में पर्याप्त नहीं है। और इसके फलस्वरूप बहुत से ग्रामीण ऐसे भी हैं जो अपनी भूमि को बेचने के लिए बाध्य हैं, और कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में या काफ़ी बड़ी मात्रा में भूमि है, जो उनके खाने से अधिक, या यूँ कह लें उनके आजीविका पालन से अधिक अनाज पैदा करते हैं, और वह पैदा किए हुए अनाज को महंगे दामों पर बेचते हैं। अगला आता है कृषक असंतोष। वर्तमान में किसानों में बढ़ती हुई आत्महत्याएं ग्रामीण समुदाय की एक नई समस्या है। एक और ग्रामीणों को विकास योजनाओं के द्वारा तरह तरह के ऋण मिलने लगे हैं, जबकि दूसरी ओर फसल की बर्बादी या व्यक्तिगत दोषों के कारण ग्रामीण ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते। फलस्वरूप बहुत से ग्रामीण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कृषक असंतोष, किसान जब फसलों को पैदा करता है, बड़े किसान जो हैं वह फसलों को पैदा करने के लिए विभिन्न शाखाओं से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के द्वारा ऋण को लेता है और फसलों को पैदा करने के लिए खेतों में फसलों को लगाता है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसलें उत्पादित होती हैं, जो उनका उत्पादन स्तर होता है वह असंतोषजनक होता है। और ऐसी परिस्थिति में किसान द्वारा लिया गया ऋण वह देने के लिए बाध्य तो है, लेकिन उसके पास फसलें या अच्छा उत्पादन न होने के कारण वह ऋण को भरने में असमर्थ होता है, जिसके फलस्वरूप वह आत्महत्याएं कर लेता है। अगला पॉइंट आता है नगरीय समुदाय, अर्थ और विशेषताएं। अगला है आपका नगरीय समुदाय, अर्थ और विशेषताएं। इसमें नगरीय समुदाय, नगर के बारे में हम सभी के मन में एक सामान्य धारणा जरूर होती, वह है
कि इसके बाद भी नगर अथवा नगरीय समुदाय को परिभाषित करना या इसकी संरचना को स्पष्ट करना इतना सरल काम नहीं है। नगरों का आकार अथवा संरचना एक विशेष प्रकार की होती है। इस आधार पर नगर को परिभाषित करने के लिए बर्गेल ने कहा कि नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। बर्गेल के अनुसार नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। ये बर्गेल की परिभाषा है। अब वहीं दूसरे जो समाजशास्त्री हैं लुईस ने, उसने कहा कि नगर एक ऐसा समाज है जिसे दूसरे समुदायों से जनसंख्या के आकार, घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति और सामाजिक संबंधों जैसी विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। नगर की प्रकृति को कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर इतने से बात समझ में नहीं आती, बल्कि ये भी देखना है कि नगरीय समुदाय की विशेषताएं क्या है, किस आधार पर यह कहा जाए कि यह नगरीय समुदाय है। तो इनकी पहली विशेषता है, या यूं कह लें नगरीय समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय की विशेषताएं, इनकी पहली विशेषता है जनसंख्या की अधिकता। नगरीय समुदाय की पहली विशेषता जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता नगर की एक प्रमुख विशेषता दूसरे समुदायों की तुलना में इसका आकार और जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। भारत में आज 9 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है और 150 नगर 150 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। इससे नगरीय जीवन की जटिलता का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी हेडिंग है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरीय जीवन की, या यूं कह लें कि नगर में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, व्यवसायों और आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों और विभिन्न प्रकार के आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ साथ रहते हैं। किसी भी नगर में चले जाइए, वहाँ भारत के अन्य प्रांतों के लोग एक साथ निवास करते हैं। वहाँ हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, और सभी लोगों का धर्म अलग है, सभी का संप्रदाय अलग है, सभी की जातियाँ अलग हैं, सभी के व्यवसाय अलग हैं, सभी के पहनावे अलग हैं, सभी के खान पान अलग हैं। ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक विभिन्नता नगरीय समुदाय में देखने को मिलता है। अगला आता है विकसित प्रौद्योगिकी। विकसित प्रौद्योगिकी तीसरा पॉइंट।
विकसित प्रौद्योगिकी विकसित प्रौद्योगिकी, यदि विकसित प्रौद्योगिकी ना हो तो यह नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के बराबर हो जाए। यहाँ पर नगरीय जीवन एक विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। यहाँ केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में, या यूं कह लें कि यहाँ केवल आर्थिक क्षेत्र में ही मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि घरेलू कार्यों और सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी नई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। हम गांव में जब किसी फंक्शन को मनाते हैं तो वह जो प्रौद्योगिकी है या वहाँ जो फंक्शन है वह ग्रामीण तरीकों से होता है, जबकि यही कार्य शहरों में किया जाता है, किसी नगर में किया जाता है तो वहाँ हम विभिन्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। आज खेती का कार्य जो है यह पहले क्या था? खेती का कार्य पहले बैलों द्वारा किया जाता था, लेकिन विकसित प्रौद्योगिकी के कारण यही कृषि कार्य आज हम ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा करते हैं। और विभिन्न प्रकार की सिंचाई के तरीकों, नदियों और नहरों और तालाबों की सिंचाई तो लगभग समाप्ति पर है। हम ट्यूबवेल पर ज़्यादातर आश्रित हैं। नहरों से सिंचाई करते हैं, पंपा सेट के द्वारा सिंचाई करते हैं। हम पहले नालियों द्वारा ट्यूबवेल से पानी ले जाते थे, लेकिन विकसित तकनीक होने के कारण आज हम उन्हीं पानी को, ट्यूबवेल का पानी पाइपों के द्वारा सीधे खेतों में ले जाते हैं, जिससे हमारा वर्क कम होता है, मेहनत कम होता है, जल को बर्बाद होने से बचा लिया जाता है। यह एक उदाहरण विकसित प्रौद्योगिकी का है। विकसित प्रौद्योगिकी के कारण ही स्त्रियों को भी आजीविका उपार्जित करने के नए अवसर मिलने लगे हैं। नए अवसर मिलने लगे हैं। इस दशा में नगर के सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित किया है। चौथा, जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट वह है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। श्रम विभाजन और विशेषीकरण श्रम विभाजन और विशेषीकरण। दुर्खीम के अनुसार ये जो श्रम विभाजन है, प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य में अधिक कुशलता विकसित करके उसी के द्वारा आजीविका उपार्जित करता है। इससे श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। दुर्खीम ने इसी श्रम विभाजन को क्या कहा? सावयवी एकता। सावयवी एकता, ये दुर्खीम ने कहा। और उनके अनुसार अर्थात यह एक ऐसी एकता है जिसमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी व्यक्ति दूसरे लोगों की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट आता है व्यावसायिक भिन्नता।
व्यावसायिक भिन्नता। व्यावसायिक भिन्नता, इसमें अकेले एक व्यक्ति या यूं कह लें अकेले एक कारखाने में बनने वाले वस्तु को थोक और फुटकर बिक्री के लिए अनेक व्यवसाय विकसित हो जाते हैं। उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, प्रबंध, कार्मिक सेवाओं तथा शारीरिक श्रम से संबंधित हजारों व्यवसाय नगरीय जीवन की विशेषताएं।